आज का हमारा नावल है फुलझड़ियाँ, जिसके राइटर हैं मंशा मोहसिन अली। ये एनिमीज़ टू लवर ट्रुप है और इस तरह के नावल बहुत लोगों को पसंद आते हैं। मुझे भी इस तरह के नावल पसंद आते हैं और मंशा मोहसिन अली का ये दूसरा नावल मैं अपने चैनल पर पढ़ने जा रही हूँ। उनका नावल मैंने पढ़ा था कुछ ही दिन पहले, शामा पै गई, और उनका राइटिंग स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके और भी नावल्स पढ़ूँगी अपने चैनल पर। तो चूँकि ये नावलेट है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पढ़ा जाए, और लगता भी है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। तो हम नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप अपना छोटा सा काम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में अपने राय का इजहार करके जाइएगा। तो नावल पढ़ना शुरू करते हैं। मैं कुर्तुलैन हूँ और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद नहीं हूँ। इस बात का अफसोस मुझे ताउम्र रहेगा, शायद तब भी जब बुढ़ापे में मेरे दांत झड़ रहे होंगे। इकलौते होने की ख्वाहिश करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल है, जो कि इकलौती औलाद के हिस्से में ही आती है। खैर से अपने माँ बाप के हम 4 बेटे बेटियाँ हैं। राफिया उर्फ रूफ़ी बज्जो MBBS डॉक्टर हैं, जिनकी सलाहियतों का सारा मोहल्ला मुतारिफ़ है। शिफा तो जैसे उनके हाथ में कूट कूट कर भरी गई है। अम्मी, अब्बू, दादी, घर के सारे मुलाजमीन तक उनके मुतासरीन में शामिल हैं। रही बात मेरी, तो मैं इस घर की बिगड़ी हुई, निकम्मी और बागी औलाद के दर्जे पर फाइज हूँ। दूसरे नंबर पर रहमान है, जिसे रंग बिरंगे परिंदे बिल्लियाँ पालने का शौक़ है, और यही बिल्लियाँ अगर कोई ऑस्ट्रेलियन तोता हड़प कर जाएं तो 7 खून माफ़। और अगर मासूम बहन, जो कि मैं हूँ, जज्बा आज़ादी से सरशार नन्हे परिंदों को परवाना आज़ादी थमा दे तो कसूरवार। रहमान ज़राअत के शोबे में मास्टर्स कर रहा है। तीसरे नंबर पर आरजू है, जो दिन ब दिन डाइटिंग कर कर के सूखा बांस होती जा रही है। घास फूस खाने के अलावा उसे कोई काम नहीं। वो BS के 4थे सेमेस्टर में है। बकौल मेरी दादी के, गुलजार विला का हर फर्द इनफरादी तौर पर अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देने में मगन है। बस एनी, यानी कि फिर मैं कुर्तुलैन को कोई काम नहीं। खैर से हर फन मौला तो इस घर का हर फर्द है सिवाय मेरे। कुकिंग, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, रीडिंग, डिज़ाइनिंग, हर फन में ताक हैं। और मैं जो आर्ट्स की तलबा हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की इंग्लिश फुर्सत दी गई है, तो मेरी सोई हुई तख्लीकी सलाहियतें जागेंगी ना। शैतान की आद की तरह लंबा कोर्स है, ख़त्म ही नहीं होता। ये एक बारिश के बाद ठंडी मीठी दोपहर का मंजर था, जब मैं दुनिया एक स्टेज है को रटने में मगन थी। दादी कतरनों का ढेर फैलाए बैठी थी और अम्मी किचन में धुआं उड़ा रही थी। अल्लाह ने दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई हुनर देकर भेजा है। कोई चीज़ भी निकम्मी पैदा नहीं की, हत्ता कि टिड्डी तक भी नहीं। मगर एक तुम हो, जिसे देखकर ख्याल आता है कि तुम्हें निकम्मा पैदा करने में क्या मसलिहत रही होगी। ये फायरिंग दादी की तरफ से हुई थी, यानी मैं जद में आने वाली थी। घेरा तंग होने को था। मगर दादी, हर कोई तो पैदाइशी फ़नकार नहीं होता ना। मेरी मनमनाहट अम्मी की आवाज़ में दब जाती। वो किचन से बेलन लेकर बरामद हुई थी। हर कोई पैदाइशी निकम्मा कामचोर भी नहीं होता। मैंने नज़मों की किताब परे फेंकी थी, तो क्या करूं? आखिर मैं खुदकुशी के 101 तरीक़ों पर गौर करूं। मेरे दिमाग का फ्यूज़ वक्त से उड़ा था। अरे भाई, मेरी भी कोई इज़्ज़त है, स्टेटस है। ये क्या कि हर कोई मुझे रगेद कर रख दे। अम्मी ने बेलन को घुमाना शुरू कर दिया। खाने पकाने तुम्हें नहीं आते, लेकिन खाना खूब आता है। सिलाई कढ़ाई की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। पौधों की काट छाट में तुम्हें एलर्जी है। BA की इंग्लिश में तुम फेल हो चुकी हो। ऐसे एजाज़ात पर तुम्हें गुलजार विला के मकीन 7 तोपों की सलामी देने से तो रहे बीबी। मोज नन्ही से जान पर यह हमला खासा भारी पड़ा था। रूफ़ी ओवरऑल में मलबूस, चहकती महकती आई। ऐसी सूरत हाल में तो वो खिल सी जाती थी। फिर यानी कि क्लास हो रही है। मेरी क्लास इस घर के मकीनों का महबूब तरीन मशगला था। तनीज़ की बेटी उर्सा ने BA में टॉप किया है। पिद्दी सी लड़की है, मगर ऐसी अफलातून के बस। और एक ये है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे कौन भी हाएगा इस लड़की को। चुईगम के पटाखे फटते रहमान की घी मुझे सख्त तैश में मुब्तला कर चुकी थी। मैंने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए हाज़रीन महफिल को ललकारा था। आप लोगों ने किरातुलैन को कुछ ज़्यादा ही हल्का ले लिया है। मैं अब आप सबको वो करके दिखाऊंगी जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। अपने पीछे दबे दबे कहकहों का तूफ़ान छोड़ती मैं बाहर आ गई थी। क्या ये इंसल्ट की बात नहीं थी?
मेरी तख्लीकी सलाहियत जाग गई थी। काश कि मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी होती कि मैं पहली फुर्सत में ही अपने घर के मकीनों को अपनी आंखों के सामने से गायब करा देती। हाय दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इंग्लिश टेस्ट में फ़ेल होने के बाद गम गलत करने को एकेडमी की रविश पर मैं अपनी इकलौती दोस्त के साथ टहल रही थी। आखिर इतनी भड़क मारने की क्या ज़रूरत थी भला? इरम ने भी मेरे लत्ते लिए थे, कोई भी तो मुझ मासूम को बख्शने को तैयार नहीं था। हाय रे किस्मत, तो और क्या करती। रोज़ रोज़ के तानों ने मेरी ज़िंदगी अजाब करके रख दी है। काश मैं सैयारे की मखलूक ही ना होती, मश्तरी मरीख पर पैदा हुई होती। इरम ने कोक का डस्टबा डस्टबिन में उछाला। फिर भी तुम्हारे ज़िंदगी के मसले जूं के तू ही रहते। कभी तसल्ली के दो हुर्फ न बोलना तुम। कैसी दोस्त हो तुम? मेरा दुख तुम्हें नज़र नहीं आता? सारे ज़माने की दुखी मैं थी। इरम और थक हार कर दोबारा बेंच पर बैठ गई। ऐसा कौन सा तख्लीकी काम है जो तुम कर सकती हो? आखिर 100 में से कोई 2% जितनी कोई तो सलाहियत होगी ही तुम में। बात तो रिसवाई की ही थी, मगर मैं नज़रअंदाज कर गई थी और दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। आखिर दिमाग एक नुक्ते पर अटक गया। अगाथा क्रिस्टी, इब्न मसीह, चार्ल्स डिकन, निम्रा अहमद, उमेरा अहमद, सुमेरा हमीद, इन मुसन्नफ़ीन के तहरीरें पढ़ कर भी कभी कभी तो मेरे दिमाग की भी घंटी बजना शुरू हो जाती थी। एनी, तुम लिख सकती हो, कलम उठाओ, ये सब भी तो इसी सैयारे के मखलूक हैं। मेरे दिमाग की बत्ती रोशन हुई तो मैंने इरम के हाथ पर ताली बजाई। मैं लिख सकती हूँ, मगर क्या? अरे भाई, कहानियाँ, नावल, अफसाने। इरम कहकहा लगाकर मुझे शर्मिंदा कर गई। बहना, वो और लोग होते हैं, इसमें बहुत मेहनत, मुशाहिदे और मुताले की ज़रूरत होती है, और तुम इन तीनों में कोरी हो। मैं रोमांसी हो गई थी। दफ़ा ऊपर है। कैसी दोस्त हो तुम जो अभी से हौसले पस्त कर रही हो? मैं तो जैसे सारी कश्तियाँ ही जला बैठी थी और अब कोई भी चारा ना था। अच्छा चलो, तुम कोई अफसाना लिखो, फिर किसी रिसाले में भेजेंगे। तसल्ली के वो 2 हर्फ मैं दुपट्टे के पल्लू से बांधे साथ ले आई थी। फिर तो मानो सब ने हैरत से एक दूसरे का मुंह देखा था। कागज़ों के पलंदे थामे मैं कभी लॉन्च के सोफ़े पर बैठी सफ़े काले कर रही थी, तो कभी सुबह लॉन के पंजों पर सर झुकाए क्लिपबोर्ड पर झुकी हुई थी। हत्ता कि आधी आधी रातों को गैलरी में टहलती हुई अफसाने का प्लॉट सोचने में हलकान हुई फिर रही थी। किचन के दरवाजे से लगी घड़ी रूफी बच्चों के हाथ में कॉफ़ी का कप होता था। एन, तुम्हें कोई दिमागी आर्जा तो नहीं लाहक हो गया? मैं रुक जाती। आपको ऐसा क्यों लगा? अरे भाई, आजकल तुम काफ़ी अजीब सी होती जा रही हो। इतनी पढ़ाकू तो तुम कभी नहीं थी। बड़ा ही कोई तंजिया लहजा था। मेरी आंखें बरसने को तैयार थी। मैं अगर नहीं पढ़ती तो भी मसला है, मैं पढ़ती हूँ तो भी मसला है। आप लोगों को चैन क्यों नहीं पड़ता? आखिर में चीख पड़ी थी, और ये अलग बात है कि मेरी इन नन्ही मुन्नी चीखों से घर वाले कभी भी खौफज़दा नहीं हुए थे। अर्ज़ मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाए पर मुश्किल खुद को बोलने से रोके हुए थे। रहमान उर्फ खीखी की दिलजली बातें मुझे अलग कबीदा खातिर किए हुए थी। एनी इस बार तो पक्का टॉप करेगी। वो तीनों साइंसदान मुझे गरीब को बिल्कुल ही नाकारा साबित करने पर तुले हुए थे। मैं पैर पटकती अपने कमरे में आ गई थी। रात अभी नहीं उतरी थी। शाम के बल्ब रोशन थे। मैं जले पैर की बिल्ली की तरह टहले जा रही थी। आखिर थक हार कर इरम को फ़ोन मिलाया था। मैंने एक अफसाना लिख लिया है। मेरी आवाज़ खुशी से कपकपा रही थी। हाय, सच इतनी जल्दी? वो मशकूक हो रही थी। उसे तो जैसे मुझ पर यकीन ही नहीं था। कमीनी ना हो तो। हाँ, मैंने अपनी आवाज़ में हत्तल इम्कान यकीन भरने की कोशिश की। क्या नाम रखा है? मैंने ड्रेसिंग टेबल से कागज़ों का पलंदा उठाकर नज़र डाली। आधी रात नाम है। इरम आरामदा सोफ़े पर पॉपकॉर्न का बाउल थामे बैठी डिस्कवरी चैनल देखती सीधी हुई थी। नाम तो खासा खैर रोमांटिक तो है ना? मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मेरे अफसाने में रोमांस नाम की कोई चीज़ भी तो दूर दूर तक नहीं थी। मेरा लहजा ज़रा सा गड़बड़ाया था। हाँ, थोड़ा बहुत। तुम्हें तो पता है ना, आजकल की लड़कियां हल्की फुल्की सीधी सी कहानी पढ़ना चाहती हैं। मैंने बोलती ट्रेन को रोका था। अच्छा सुनो। हाँ, सुन रही हूँ। मैंने हाथ में पकड़े पलंदे पर प्यार भरी नज़र डाली। दिल में गुदगुदी सी हो रही थी कि मैं तो मुस्तकबिल का किरातुल ऐन हैदर बनने जा रही हूँ। उफ़, उसे कहाँ भेजना है? चमेली डाइजेस्ट को भिजवा दो। और अगले दिन अफसाने को निहायत एहतमाम से पैक करके मैं डाक खाने पोस्ट करने के बाद दिन गिनने लगी थी। वक्त मेरी अहमियत मेरे घर वालों पर साबित करने जा रहा था। एनी तो निकम्मी और नाकारा है। उसे कुछ आता जाता नहीं। अब सबको पता चलेगा। चमेली डाइजेस्ट की मद पर उल्फत बात कर रही थी
और मिस किरातुलैन, आपको सख्ती से वार्न कर रही हूँ कि ये दो शिजाओं का महाना है। आपको मजाक करने की इजाज़त किसने दी आखिर? अलामान, ऐसा खौफनाक अफसाना भेजने की जुरात कैसे हुई आपको? मेरी नाइब मदेरा आपका पेश शायकार पढ़कर बेहोश हो चुकी है। 2 बार उन पर पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर चुकी हूँ। ये एक रोमानवी पर्चा है, खौफनाक नहीं। और फिर तो जैसे चिरागों में रोशनी न रही। उल्फत साहिबा में ज़रा भी उल्फत नहीं थी। मुझ पर सकते का दौरा पड़ा था। शेख चिली के सारे ख्याल ज़मीन बोस हो चुके थे। सारे अंडे टूट चुके थे। पोल्ट्री फार्म कैसे बनता आखिर? दादी वजीफ़ा पढ़ती मुझे चुप पाकर चिल्लाने लगी थी, ए लड़की, काहे चूही मुई होके पड़ी है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ दादी, बीपी मसला कर रहा है। स्किंजमैन के 3 नमकीन ग्लास पीकर मैं इरम से अपने दुखड़े रो रही थी। तख्लीकी सलाहियतें भग करके उड़ी थी। बेइज्जती अलग हो रही थी। अरे, मैंने तो पहले कहा था रोमांस का तड़का जब तक नहीं लगेगा कहानी काबिले अशात नहीं होगी। मेरा दिल जलकर खाक हो गया। कहानी ना हुई हांडी हो गई। अच्छा, इतनी सड़ी सड़ी बातें तो मत करो। अब ये सोचो आगे क्या करना है। मैं बेड पर ऊंधे मुँह पड़ी सदमाती कैफियत में थी। अब इन तिलों में तेल नहीं रहा बहन। दिल चाह रहा है फूट फूट कर रोते हुए वो वाला गाना सुनूं, रोते हैं छम छम नैना। अरे परेशान मत हो, ऐसी छोटी छोटी बातों पर हौसला नहीं हारते। आगे बढ़ना होगा, जीत तुम्हारी मुंतज़िर है। हैरी पॉटर की मुसन्निफ़ा J.K. रोलिंग और चार्ल्स डिकेंस ने भी तो इब्तिदा में ऐसी मुश्किलात देखी थी, और आज देखो तो सारी दुनिया उनकी दीवानी है। हाय, हैरी पॉटर तो मेरी फेवरेट थी। अब जाके दिल में कहीं हौसला हुआ था। तुम्हें लगता है मैं उन जैसी शोहरत हासिल कर पाऊँगी? जाने क्यों मुझे हमेशा से ही अपनी सलाहियतों पर शक सा रहा है। अब भी शक का कीड़ा मेरे दिमाग में कलबला रहा था। 100% मेरी जान, कामयाबी तुम्हारी मुंतज़िर है। इरम के दिए गए हौसले ने मेरे मूड पर अच्छा तासर छोड़ा था। यही वजह थी कि मैं अपने दुश्मन अव्वल से इस दिन हंस हंस कर बातें करती बेचारे को शौक़ में मुब्तला कर गई थी। दुश्मन अव्वल का नाम शरीफ एहसन है, मगर ज़रा जो शराफत हो उसमें अलबत्ता खबासत कूट कूट कर ज़रूर भरी थी। मेरा कज़न है, शुमाली इलाका जा ट्रिप से अभी लौटा था। ये मेरी आंखें क्या देख रही हो? पकौड़े ठूसते हुए वो बेयकीनी का शिकार लग रहा था। सिर्फ आंखें मत कहो, अपने आंखों के साथ गुनहगार का लफ्ज़ भी लगा लिया करो। ब्लैक शर्ट पर ब्लू जीन्स में खबीस आज भी क़यामत ढा रहा था, मगर मैंने तो जैसे हमेशा की तरह उसे नज़रें ही फेर ली थी। सारी ज़िंदगी जलती कुड़ती ही रहना मुझसे, जल कुकड़ी। मैंने टीवी रिमोट झपटा था। तुमसे जलती है मेरी जूती? मैं भी कहूँ, ऐसा क्या इनकलाब आया है कि मोहतरमा हंस हंस कर लोट पोट हुई जाती हैं, वरना तो ये और मसूर की दाल। फिर सोचा कहीं कासिम अली शाह और डेल कारंगी के लेक्चर्स ना सुने जा रहे हूँ। तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं कि तुमसे हंस हंस कर बातें की जाएं। मैं दुश्मन अव्वल की तरफ कुशन फेंकती फूफू की तरफ आ गई। फूफू मेरी वाहिद हिमायती और पसंदीदा हस्ती थी, जिनसे मेरी तो कम अज़ कम खूब बनती थी। वो हमेशा मेरी ढाल बन जाती थी। अम्मी और दादी अपना सा मुँह लेकर रह जाती। अरे भाई, अब 5 उंगलियां कहाँ बराबर होती हैं? कोई ना कोई तो एवरेज होता ही है। किरातुलैन बस तालीमी लिहाज से ज़रा पीछे है, वरना तो कोई कमी नहीं है उसमें। मैं पुप्पू से लिपट जाती थी। वो तो ठीक है, मगर इसे घरदारी से ज़रा भी शगफ नहीं। वक्त के साथ साथ सब आ जाएगा। पुप्पू की बात पर दादी को खूब ताव आता था। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? जब काम में हाथ ही नहीं डालेगी तो ससुराल में खाक इज्जत रहेगी। अरे हो जाएगी अम्मा। अरे तुम तो रहने दो रफ़त, इसको खाने पकाकर फरिश्ते देने नहीं आएंगे, खुद हाथ पैर चलाए। तुम पुप्पू भतीजी में इतनी दोस्ती है, तुम क्यों नहीं सिखाती इसको कुकिंग? पुप्पू ने जैसे सवालिया नज़रों से मुझे देखा था, जैसे पूछ रही हूँ क्या कहती हो फिर एनी? मैंने कुर्बानी के बकरे की तरह सर को झुका दिया। ठीक है पुप्पू, मैं कल से आपके पास कुकिंग सीखने आ जाऊंगी। दुश्मन अव्वल ज़ोर से खांसा था। काश मैं उसकी बत्तीसी तोड़ सकती। मक्कार, उल्लू, खब्बीस कहीं का। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मरहूम कहा करते थे कि अंडा एक ऐसी चीज़ है जो कि फूहड़ से फूहड़ औरत भी मज़े का बनाती है, मगर एनी, मैं जो दुश्मन अव्वल से तौसीफ़ी अल्फाज सुनने को तैयार खड़ी थी, उसका मगर मेरा दिल जला गया था। इसीलिए तो कहती हूँ इसका नाम शरीफ एहसन के बजाय खब्बीस एहसन होना चाहिए था। वो कांटे से ऑमलेट के कई टुकड़े किए बगौर मुआयना कर रहा था, मगर तुम फूहड़ से फूहड़ भी कहीं नीचे के लाइन में हो। दिल तो चाह रहा था कि फ्राइंग पैन उसके सर पर मारकर 2 टुकड़े कर दूं।
फूफू का स्टाइलिश इंटीरियर से आरास्ता घर, सरसब्ज लॉन और सफ़ेदे के दरख्तों की कतारें मुझे बहुत पसंद थी। मैं यहाँ आकर हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती थी। ये घर मेरे लिए ज़मीन पर जन्नत से कम ना होता अगर दुश्मन अव्वल इस घर का मकीन ना होता। बचपन से ही हम दोनों में बिल्ली चूहे वाला बैर है और हम एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे। जाने उसे मुझे रुलाने में क्या मज़ा आता था। तुम लड़की होते तो फिर पूछती मैं तुमसे। मैंने गुस्से से ऑमलेट वाली प्लेट उसके सामने से उचक ली। अगर मैं होता भी तो कम से कम तुम्हारी तरह फूहड़ हरगिज़ भी ना होता। स्पोर्ट शूज़ के तस्वे बांधता। मुझे वो सख्त जहर लग रहा था। लेकिन तुम मोहल्ले की वो फाफे कुटने तो ज़रूरी होते जो मोहल्ले की बातें चटखारे लेकर सुनाती हैं, चुगलियाँ करती हैं। वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। गीले बालों से पानी टपक रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नानी को तुम्हारे लजीज ऑमलेट का किस्सा सुनाने का इरादा रखता हूँ? मेरी जान निकल गई थी। उससे हर एक बात की तवक्को रखी जा सकती थी क्योंकि हमेशा वो मेरी ऐसी तवक्कुआत पर पूरा उतरता चला आ रहा था। वो सीटी बजाता बाहर जा रहा था। अगर तुमने दादी से एक लफ्ज़ भी कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और इस बार इसे सिर्फ धमकी मत समझना। मैं पीछे से चिल्लाई थी। वो भी ढीठ इब्ने ढीठ था। एक सितम और मेरी जान बाकी है। अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चाहे अच्छी राइटर और शेफ़ ना होती मगर एक अच्छी शूटर तो कम से कम ज़रूर होती। अपने नापसंदीदा लोगों को शूट करते वक्त मेरा निशाना ज़रा भी ना चूकता। मैंने प्लेट से ऑमलेट का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला था। चंद सानिए बाद मुझे खुशगवार हैरत हुई थी। मेरा बनाया गया ऑमलेट अब इतना भी बुरा नहीं था जितना वो साबित करने पर तुला हुआ था। क्या हुआ जो नमक मिर्च ज़रा तेज़ थी। पप्पू के पास कुकिंग क्लासेस के साथ साथ मेरी लिखने की मसरूफियत भी ज़ोर और शोर से जारी थी। मैं दादी और अम्मी की खिदमत में एक बार अपने बनाए गए सादा बिस्किट, सादा केक और आलू शिमला का सालन पेश करके थोड़ी बहुत पसंदीदगी की सुंद वसूल कर चुकी थी। दादी का शक फिर भी रफ़ा ना हुआ था। एनी, ये तुमने ही बनाए हैं ना? मैं ज़ोर और शोर से सर हिलाती। जी दादी। दादी ट्रे को खासी जांच पड़ताल से देखती थी और फिर नज़र मुझ पर पड़ती थी। ऐसा जायका तो रफ़त के हाथ का है और मेरा दिल चाहता है कि ज़मीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊं। अब क्या बताती कि केक और बिस्किट को अवन में रखने का काम ही सिर्फ मैंने सर अंजाम दिया था। बाकी सारा काम तो पप्पू ने किया था। मैंने तो दुश्मन अव्वल की गैर मौजूदगी में उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेहदी हसन को सुनते सफ़हात ही काले किए थे। शायद मुझे भी मुस्तकबिल करीब में जेके रोलिंग और चार्ल्स डिकेंस जैसी शोहरत हासिल होने वाली थी। इरम की हमदर्दियाँ मेरे साथ थी। इरम, ये अफसाना तो पक्का लग जाएगा ना? मेरी कश्ती तूफ़ान में डोल रही थी। हाँ, क्यों नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती कहीं या फिर बेवकूफ़ी ये थी कि मैं इरम की बात पर यकीन कर लेती थी। कैसा खूबसूरत एहसास था कि मैं पाकिस्तान की एक मशहूर मुसन्निफ़ा बन जाऊंगी। मदेरा मुझे लंबे लंबे ख़त लिख कर अपने जरीदों के लिए लिखने के लिए कायल करेंगी। पब्लिशर्स मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े होंगे। उफ़, टीवी चैनल्स के प्रोडक्शन हाउस मुझसे रब्ता करेंगे। मैंने 2 हफ्तों में 4 अफसाने लिखकर कोमल और दूसरे रिसालों को भिजवा दिए और उनके जवाब की मुंतज़िर दिन उंगलियों की पूरों पर गिन रही थी। शरीफ एहसन मेरे अंदाज़ अतवार को खासे मशकूक से अंदाज में देख रहा था। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, सड़ सड़ के मरेंगे सारे जल कुकड़े। बिज़नेस टूर से वापसी के बाद पापा आज मुझे लाउंज में अखबार पढ़ते नज़र आ ही गए थे, या फिर यूँ कहना मुनासिब होगा कि मैं उनके सामने आ गई थी अखबार को तय करके रखते हुए। वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे। उनकी मुस्कुराहट बारिश की पहली फुहार का सा तासिर छोड़ती थी, हल्का नर्म। एन बेटा इधर बैठो मेरे पास आकर। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। वो मेरे बालों में हमेशा की तरह हाथ फेरने लगे। क्या कर रही हो आजकल? मैंने प्यार से उनके दोनों हाथ थाम लिए। अकेडमी जाती हूँ, इंग्लिश पढ़ने और फूफो से कुकिंग सीख रही हूँ। रफ़त से, उसे तो खुद अभी तक कुछ ख़ास बनाना नहीं आता। वो हंसते थे। मुझसे अपने स्थानी की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई थी। अब ऐसा भी नहीं है पापा, फूफू जैसी कुकिंग तो हमारी फैमिली में कोई भी नहीं कर सकता। मैंने रफ़त फूफू का दफ़ा करना ज़रूरी समझा था। जी बेटा जी, मैं तो तुम्हें छेड़ने को कह रहा था। खैर, क्या क्या बनाना सीख लिया है? पापा ने दिलचस्पी से मुझे देखा था। रहमान उर्फ किकी बाजरे की थैली उठाए सामने से गुजरा था। सिर्फ और सिर्फ चाय और अंडा। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था इसकी ऑस्ट्रेलियन चिड़िया उड़ाने का। यही तो वक्त था ईंट का जवाब पत्थर से देने का। रफ़ी बज्जो इधर ही चली आई थी। चले पापा अपना बीपी चेक करवाएं।
वो यूं ही रोज़ाना घर के सारे अफराद का ब्लड प्रेशर चेक करती थी, सिवाय मेरे। मैंने इस बात पर तो खूब वावेला किया था। क्या मैं इस घर की फ़र्द नहीं हूँ? स्केल थामे जनरल पर झुकी आरज़ू बमुश्किल अपनी हंसी को रोकी थी। एनी, तुम्हारा बीपी तो हमेशा ही शूट कर जाता है, चाहे चेक किया जाए या ना किया जाए। मैंने चाय का कप मेज़ पर पटका था। आखिर कब मुझे इस घर का फ़र्द समझा जाएगा? मेरे आंसू पलकों की दहलीज फलांगने को हमेशा ही तैयार रहते थे। तुम में ऐसे गट्स ही नहीं है कि तुम्हें इस फैमिली का हिस्सा समझा जाए। रहमान की शरारती कभी कभी तो मेरे लिए बेज़रर साबित नहीं होती थी। और फिर मैंने पिंजरे की कुंडी खोल दी और कौमी तराना पर ढाला। सारे ऑस्ट्रेलियन तोते अनवा व इकसाम किस्म की चिड़ियाँ आसमान की वसतों में परवास कर गए। 4 दिन रहमान उर्फ खीखी कमरे में हालत सोग में नज़र बंद रहा, जबकि घर के कई मुअज़्ज़िज़ खातून अम्मी और दादी ने मेरा खाना पीना बंद कर दिया। मेरी कुकिंग क्लासेस काम आ गई। अपना पकाई, आराम से खाने लगी। दुनिया के तकरीबन सारे घरों में सास बहू के झगड़े होते हैं, मगर गुलजार विला में तो कभी बर्तन तक न खड़के थे। सास बहू में भला काई का था। दोनों काजू खाते हुए स्टार प्लस का मशहूर ज़माना सोप। सास भी कभी बहू थी, ज़ौक़ को शौक़ से देखती थी और हर रोज़ शाम की चाय पर तबसरे किए जाते थे। इस बार तो तुम्हारा बीए हो जाएगा ना? पापा को हमेशा से 2 ही फिक्र रहती थी, एक मेरे बीए की, दूसरा अपने बिज़नेस की। जी पापा, हो जाएगा। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। चीनी का जार उठाए अम्मी सामने से गुजरी थी। कोई बात नहीं, एक और चांद रहता है। अभी अब न सही तो तब सही। अम्मी और दादी की यही तंज मेरा खून जलाते थे। तभी तो मेरी सेहत गिरने लगी थी और मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। दुश्मन अव्वल की बत्तीसी भी आजकल कुछ ज़्यादा ही बाहर रहने लगी थी। बात बेबात हंसता था। कमबख्त लोफर कहीं का। तुम आजकल डाइटिंग तो नहीं कर रही यानी? मैंने एक नज़र अपने सरापे पर डाली और दूसरी नज़र उसे देखा। मैं तो डाइटिंग का नाम तक नहीं ले सकती थी। ये काम तो आरज़ू और रफ़ी बाजू ही कर सकती थी। तुम्हारे मुंह में खाक, मैं भला क्यों करने लगी डाइटिंग? ओहो, इसका तो फिर सिर्फ एक ही मतलब समझ में आता है। मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में उस चिपटी नाक वाले बंदर को घूरा था। कौन सा मतलब? वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाले घटाघट पीता जा रहा था। यही कि बीए की इंग्लिश ने तुम्हारे खून की बूंद बूंद चूस डाली है। मैं डाइटिंग करूं या बीए की इंग्लिश मेरा खून पी जाए, इस बारे में तुम्हें फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं, समझे? तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है नी, सच्ची। काश मैं इस चिपटे नाक वाले बंदर के मुंह पर एक घूंसा रसीद कर सकती। हसरत उन गुंचों पर जो बन खिले मुरझा गए। तुम पर गुस्सा करती है मेरी जूती। चूल्हा बंद करती बाहर की तरफ मुड़ी थी। अच्छा सुनो तो, प्यार आ रहा होगा फिर। लहजा शरारती था, मगर हाय हम कांच से बनी लड़कियां, प्यार के पत्थर के आगे हमारी क्या औकात। दिल में ऐसे एटम फूटे कि मैंने सरपट भागने की सोची। दिल था कि धक धक। मैं एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स थामे टेरेस पर टहल रही थी। हवाएं अपने पैरों संग बारिश बांध लाई थी। बोगनविला के फूलों पर गिरती बूंदें भली लग रही थी। मैंने जूता उतारकर टेरेस के नंगे फर्श पर नंगे पांव चलकर काफ़ी लुत्फ़ लेने का सोचा। ऐसा मौसम हो और किरातुल ऐन गुलजार अपनी फेवरेट नज़म ना पढ़े, ये तो नामुमकिन सी बात थी। आखिर किताब का सफ़ा नंबर 16 मेरे सामने था। डीजे एंड राइट की दी रिबल। जाने क्यों मुझे हमेशा से ही रिबल में अपनी झलक नज़र आती थी। कितना मुनफरद और स्वीट सा था ना वो। हर बार पढ़ने पर पहली बार पढ़ने के जैसा मज़ा मिलता था। हवा का शोर मेरी आवाज़ के शोर में मदगम हो गया था। रिबल होने में बड़ा मज़ा था। लोगों की परवाह नहीं होती थी, सिर्फ दिल की सुनी जाती थी और बस। जब हर कोई अपने बालों को मुख्तसर करता है, रिबल अपने बालों को बड़ा कर लेता है। जब हर कोई अपने बालों को बड़ा कर लेता है, रिबल अपने बालों को मुख्तसर कर लेता है। जब हर कोई सबक के दौरान बोलता है, रिबल एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। जब कोई भी सबक के दौरान नहीं बोलता, रिबल बोलना शुरू कर देता है। जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन कर आता है, रिबल मज़ह का ख़ेज़ कपड़े पहन लेता है। कुत्तों को पसंद करने वाले ग्रुप में रिबल बिल्लियों की हिमायत करता है। बिल्लियों को पसंद करने वाले ग्रुप में रिबल कुत्तों की हिमायत करता है। जब हर कोई सूरज की सताइश करता हो, रिबल बारिश बरसने की दुआ करता है। जब हर कोई मीटिंग में शरीक होता है, रिबल घर रुककर किताब पढ़ता है। जब हर कोई जी हाँ प्लीज़ कहता है, रिबल जी नहीं शुक्रिया कहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम में रिबल्स मौजूद हैं। शायद आप इसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझें,
मैंने हंसते हुए सर उठाकर सर पर बरसते आसमान को देखा। मुझे आसमान भी एक रिबन लगा था, वसी व अरीज और प्यारा सा एक रिबन, बोगनविला का एक फूल मैंने तोड़कर अपने बालों में टांग लिया था। इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर कि अपने टेरेस पर बैडमिंटन खेलते दुश्मन अव्वल ने मुझे अपने दिल में टांग लिया था। दिल और मोहब्बत में रिबल हैं, ज़माने से हटे हुए। वो फ़ोन कॉल सुनने से पहले आखिर मैं मर क्यों नहीं गई थी। ज़मीन पैरों तले से निहायत सुकून और इत्मीनान से खिसकी थी। मेरे दिमाग में कोमल डाइजेस्ट की मदेरा अजमत जी की बातें गूंज रही थी। ज़रा भी अजीम नहीं लगी थी मुझे तो। दिल आठ आठ आंसू रो रहा था। कुरैतुलैन गुलजार, जी बात कर रही हूँ। धड़कनें ख़तरनाक हद तक तेज़ हो गई थी। आपने पहली शादी अफसाना भेजा, फिर दूसरी शादी भेज दिया। बराए मेहरबानी अब तीसरी शादी भेजने का तरद्दुद मत कीजिएगा, आपका हम पर एहसान होगा। और एक बात याद रखें, ये एक रोमानवी महाना है, कोई शादी दफ्तर नहीं जहाँ आप शादियों पर शादियाँ करवाई जा रही हैं। दिल चाहा फूट फूट कर रो दूँ और गच्ची मड़ोड़ कर रख दूँ। जी के रोलिंग और चार्ल्स डिकेंस तो असल अदीब थे और मैं तो ज़बरदस्ती की मुसन्निफ़ा बनने जा रही। कम अज़ कम अदबियों वाले गट्स तो ताउमर मुझ में पैदा नहीं होने वाले। ट्रिन 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 फ़ोन की घंटी सूर इसराफिल के मुशाहिबा थी। मैंने बेदिली से उठाया। हेलो, किरातुलैन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से खासी देर मशावरात के बाद जवाब आया था। सवेरा डाइजेस्ट से नगमाना बात कर रही हूँ। सूखे धानों में जैसे पानी पड़ गया था, मरता हुआ पौधा, उम्मीद का तनावर पौधा हो गया। जी आपका अफसाना पहला तलाक मौसूल हुआ, आज दूसरी तलाक हमारी मेज़ पर है। आपने शायद हमारे अदारे को तलाक दफ्तर समझ लिया है। बराए मेहरबानी दोबारा कोई तहरीर रिसाला मत भेजिएगा। नगमाना जी में ज़रा भी नगमी नहीं थी। धान सवा हो गए और उम्मीद का तनावर पौधा जलकर राख। मैं सर पकड़कर बैठ गई। आज साबित हुआ कि तख्लीकी सलाहियत मुझ में तो 100 में से 2% भी नहीं थी। दिल नादर के सारे खुश फहम वहम ही तो थे और तो कुछ भी नहीं था। इरम, तुम्हारे मशवरों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम दोस्तों की दुश्मन। अकेडमी के लॉन में मैं प्लास्टिक के चेयर पर निढाल सी होकर इरम के सामने हमेशा की तरह दुखड़े रो रही थी। अरे ऐसी बात नहीं, असल में हमसे गलती हुई है। कैसी गलती भला? शायद हम गलत टैलेंट पर तबाह आजमाई कर रहे हैं। क्या पता तुम में लिखने के अलावा कोई और टैलेंट हो। इरम की चमकती आंखों में नए उम्मीद करवट ले रही थी और मुझे तो दूर दूर तक बस अंधेरा ही नज़र आ रहा था। कोई और टैलेंट? मैं सोच में पड़ गई। कभी कभी तो लगता है जैसे मुझ में टैलेंट की भरमार है और कभी 100 में से अंडा ही दिखाई पड़ता है। बचपन में तो चौक और कोयले से खूब लकीरें खींचती थी। मोहल्ले की सारी दीवारों पर नक्श निगार में ऐसे खौफनाक नमूने बनाए थे कि इंतज़ामिया को चूने का सफ़ेद पोंछा मारना पड़ गया था। जाने यह आर्ट की कोई किस्म थी या फिर कुछ और। यही सवाल मैंने इरम के सामने रखा। वो तो ऐसी पुरजोश नज़र आई कि मुझे भूल ही गया कि मैं मुस्तरद हो चुकी हूँ। अरे पागल, यही तो आर्ट है। आजकल तो मसवरी में क्या क्या नहीं बनाया जा रहा। मैंने शाकी नज़रों से उसे देखा। इरम संभल गई थी। अरे छोड़ो भाई, वो लोग जब ऐसा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? आजकल तो तदरीजी आर्ट के नमूने ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हंसी आती है और शाहकार पर शाहकार तख्लीक हो रहे हैं। ख्वाब महल तैयार हो रहा था जहाँ मैं शहज़ादी थी और रिस्क बर्क लिबास में मलबूस इधर उधर घूम रही थी। क्या वाकई मैं एक अच्छी मशहूर मुसव्विर बन सकूँगी? मेरी आवाज़ ख्वाबनाक हो चुकी थी। इरम चिप्स के शॉपर का पटाखा फोड़ती ज़रा आगे हुई थी। हाँ, क्यों नहीं, एक दिन आएगा जब तुम एक अजीम मुसव्विरा के तौर पर जानी जाओगी। नुमाइशें लगी होंगी तुम्हारी तस्वीरों की, ऑटोग्राफ की आवाज़ें होंगी, लाखों में तुम्हारी तस्वीरें फ़रोख्त होंगी। उफ़, मुझे तो जैसे ये सब सोच कर ही गुदगुदी सी हो रही थी। इरम, अगर कहीं मैं इस फील्ड में भी नाकाम हो गई तो? अंधेरशों के नाक फन फैलाए मेरे गिर्द रक्सा थे। उसने मेरे हाथों पर हाथ रखकर जैसे दिलासा दिया था, समंदर में उतरने से पहले शार्कों से मत डरो। तुम वाकई एक तख्लीकी जहन की मालिक हो, आर्टिस्ट हो, और ये लोग तो फितरी तौर पर शुरू से ही सबसे अलग थलग और हसास लोग होते हैं। मुझे कुछ ढारस बंधी एक नए ख्वाब का बीज। अब कहीं कहीं दिल को यकीन सा हो चला था कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाऊंगी। क्या पता कभी मैं भी मोनालिसा की मुस्कुराहट जैसा कोई अजीम और शान शाहकार तख्लीक कर ही डालूँ। अब होने को तो आखिर कुछ भी हो सकता है, तो फिर क्यों ना अच्छी सोची जाए।
अगली आने वाली सुबह घर के मकीनों को हैरत में डाल गई थी, क्योंकि उस ठंडी मीठी सुबह में जब परिंदे दरख्तों के झुंडों में अपनी बोलियां बोल रहे थे, तो मैं लॉन के वस्त में एज़ल और कैनवस सजाए, वाटर कलर का ढेर पकड़े, ब्रशेस कानों के ओट में अड़से बैठी थी। रहमान हक्का बक्का अंदर भागा था। आरजू खीरे की स्लाइसेस खाती बाहर आई थी, और रूफ़ी बजो अभी तक शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी। वो तीनों हैरत से चिल्लाए थे, एनी ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज़ किसी धमाके से तो कम हरगिज़ नहीं थी। पेंटिंग? मेरी आवाज़ में बला का सुकून था। वो पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। तुम्हें किसने मशवरा दिया आखिर मसवरी का? आरजू का स्लाइस उठाता हाथ रुका था, और मैं तो जैसे उनकी सब बातों को नज़रअंदाज के सुकून में थी। आखिर आर्टिस्ट बहुत ही बेनियाज किस्म के लोग होते हैं। मैंने भी आखिर बेनियाजी का चोला पहन लिया था। मेरा अपना मशवरा है। हाय, मगर इतने अचानक कैसे? बैठे बिठाए क्या सूझी तुम्हें? आर्टिस्ट को कभी भी कहीं भी आगाही हो जाती है। मुझे भी हो गई कि मुझ में एक अजीम आर्टिस्ट छुपा बैठा है। रहमान कुर्सी से कुशन ग्रीन घास पर उलट गया था और कलाबाजियाँ लगाने लगा था। बीए क्लियर होता नहीं मोहतरमा से, और चली है मसवरी करने। ब्रश पकड़ना आता है या नहीं? आरजू ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। एनी, तुम्हें भी बैठे बिठाए जाने क्या कुछ सूझता रहता है। रफ़ी बजो उठकर खड़ी हुई थी। ये काम बहुत मेहनत और रियाजत का है। एज़ल कैनवस और ब्रश थाम लेने से कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता। मेरी आंखें सावन भादो करके वो तीनों चले गए। दिल तो चाह रहा था कि रंगों के सारे डब्बे उन तीनों पर उलट दूँ। ये भी एक किस्म का शाहकार ही होगा। दादी और अम्मी की मुस्कुराहट ने तो जैसे जलती तेल का काम किया था। एनी, कुकिंग भी आर्ट की एक किस्म है। तुम इसमें ही माहिर क्यों नहीं हो जाती, ताकि तुम्हारी अम्मी और दादी को भी तुम पर फ़ख्र का मौका मिल सके। मैं फूफो की तरफ चली आई थी। वो कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। मुझे देखा तो मुस्कुरा दी। शुक्र है एनी कि तुम आ गई। मैं ज़रा अपनी दोस्त अज़रा की तरफ तीमारदारी को जा रही हूँ। शरीफ के कुछ दोस्तों ने आना है। बिरयानी चढ़ा दी है, प्लीज़ तुम देख लेना। वो चली गई थी। मैं किचन में आ गई। चूल्हे पर 2 देगचियाँ चढ़ी थी। एक में बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा था, जबकि दूसरी में चावल उबल रहे थे। मैं आंच बराबर करती बाहर आ गई। फूफो का घर शुरू से ही मेरा फेवरेट रहा था। तवील गैलरियाँ, खुले हवादार कमरे, इंडोर प्लांट्स की जगह जगह मौजूदगी दिमाग को तरोताज़ा करके रख देती थी। पौधों के पत्तों पर उंगलियां फेरते, सुर्ख ईंटों पर नंगे पांव चलती, ट्यूलिप के फूलों का गुदाज महसूस करती। मैं सब भूल भाल गई थी। खबर तो तब हुई जब वो मेरे सर पर खड़ा मुझ पर चीख चिल्ला रहा था, तुम इतनी लापरवाह और निकम्मी होगी, मैं सोच भी कैसे सकता था। मैं समझता था बाकी सब ऐसे ही तुम्हें छेड़ने को, तुम्हारी काहिली और निकम्मेपन को निशाना बनाते हैं, मगर तुम तो वाकई किसी काबिल नहीं हो। जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे निभाया जाता है। मगर तुम क्या समझती हो? इधर आओ और देखो। वो मुझे हाथ से खींचता किचन की तरफ ले आया। किचन में जलने की भूख फैली हुई थी। अम्मी अपनी जगह तुम्हें यहाँ खड़ा करके गई थी, मगर तुम्हें क्या परवाह है? मेरे दोस्त अभी पहुँचने वाले हैं। क्या मैं उन्हें ये जला हुआ खाना खिलाऊँगा? तुम जैसी लड़की मैंने नहीं देखी। सख्त अफसोस और गुस्सा है मुझे तुम पर। वो गुस्से से बड़बड़ाता बाहर निकल गया। मैं जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। फिर मैं वहाँ नहीं रुकी थी, सीधी घर ही चली आई थी। गलती मेरी ही थी। वो सारा दिन अजब बेचैनी और परेशानी में गुजरा था। टेरेस के झूले में से मैंने पुश टिका ली थी। क्या मैं वाकई इतनी नाकारा और कामचोर थी? मुझ में कोई काबिलियत, कोई टैलेंट, हुनर नहीं था। डिश वॉशर में प्लेटें धोती। मैं रो रही थी। पहले तो मैं उसकी हर छोटी बड़ी बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मुझे ज़रा भी रत्ती बराबर भी तो फ़र्क नहीं पड़ा करता था, मगर जाने अब क्यों मुझे उसकी हर बात महसूस हो रही थी। उसका कहा गया एक एक लफ्ज़ दिल पर गहरी चोट की तरह पड़ता हुआ महसूस हुआ था। शाम की चाय के वक्त लॉन में चलते हुए मैं फ़ोन कान से लगाए इरम से महुए गुफ्तगू थी। इरम, उसने मुझे निकम्मी, कामचोर और काहिल कहा। वो सब गुस्से में था। तो तुम पहले की तरह उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो ना। पहले भी तो तुम दोनों की इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और दोनों एक दूसरे को खूब बुरा भला कह चुके हो, तो फिर अब तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? फव्वारे के पास खड़ी मैं इरम की बात पर गौर कर रही थी। मैं इंसान हूँ, जज्बात व एहसासात रखती हूँ। इस सब से आखिर कब तक और किस तरह नज़रें चुरा सकती हूँ? कहीं दुश्मन अव्वल के बारे में तुम्हारे ख्यालात व जज्बात बदल तो नहीं रहे ना? मेरा दिल धड़क उठा था। नहीं, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मैंने इरम को तो टाल दिया था, मगर उस ढलती शाम में उसे लॉन में वॉकमैन कानों में लगाए टहलते देखकर
वाकई मुझे लगने लगा था कि शरीफ एहसन के बारे में मेरे जज्बात व एहसासात वाकई बदलते जा रहे थे। मेरी दिल की धड़कनों की लय बदलती जा रही थी। बचपन से जिससे मैं हज़ारों लड़ाई झगड़े कर चुकी थी, वो अब ऐसे नए रूप में मेरे सामने क्यों आ रहा था। तभी उसने सर उठाकर चौंक कर ऊपर की तरफ देखा था और फिर नज़रें वापस फेर ली थी। मैं भी अंदर की तरफ बढ़ आई थी। कमरे के कोने में रंग बिखरे पड़े थे और हल्की हल्की तेल की बू फैली हुई थी। मैंने ब्रश रंगों में डुबो लिए थे और कैनवस पर रंग भरने शुरू कर दिए थे। मैंने भी अभी से ख़ुद को पिकासो की शागिर्द समझ लिया था। अगले हफ्ते अलहमर में होने वाली नौ आमूज़ मसव्वरों की तस्वीरी नुमाइश में मैंने भी हिस्सा लेने का सोचा था। वजीफ़े और मनाजातें मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन आने वाली घड़ी किसी तलवार की तरह मेरे सर पर लटकी मेरे हवास मकफिल किए दे रही थी। जाने क्या होने को था। अलहमर आर्ट गैलरी में हमारे दुपट्टे फर्श को और लोगों का गुस्सा आसमान को छू रहा था। नामूज़ मुसव्वरों की तस्वीरें ने लोगों को चिराग पा करके रख दिया था। मेरी तस्वीर का कैप्शन वंडरलैंड था, जिसमें 3 बौने इधर उधर कूदते फांदते फिर रहे थे। जाने वो बौने भी थे या कुछ और थे, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। मेरी तस्वीरों पर लोगों के तबसरे मुझे ज़मीन बोझ करने को काफ़ी थे, मगर इरम की हिम्मत थी जिसने मुझे थाम रखा था। अरे ये तस्वीर है या भयानक याद। ऐसी तस्वीर तो बच्चों को डरा कर सिलाने के काम ही आ सकती है। ये कहाँ का वंडरलैंड है, खुदा की पनाह। इस तस्वीर को गैलरी में जगह कैसे मिल गई। यूँ लगता है 3 ढांचे ज़मीन सैयारे पर सैर को निकले हैं। एग्जीबिशन के नाम पर ऐसे खौफनाक मजाक कब तक होते रहेंगे। मैं अब वाकई गिरने वाली थी। पिकासो की जानशीन तो मर कर भी नहीं बनने वाली थी। अलहमरा की तवील खुली राहदारियों में मेरा दम घुट रहा था। इरम, मुझे बाहर ले चलो, वरना मेरा तो यहाँ सांस ही रुक जाएगा। इरम मुझे और ख़ुद को घसीटती बाहर ग्रासी प्लॉट की तरफ ले आई थी। 5 मिनट बाद हम फ्रूट चाट और कोक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। सदमे और भूख दोनों ने मिलकर निढाल कर रखा था। 2 हफ्तों की मेहनत ने ये सिला दिया था। कुर्तुलैन गुलजार को फिर से मात हो गई थी। अब तो दुश्मन अव्वल की कही हर बात ही सच नज़र आने वाली थी। हालात व वाक़यात तो वाकई मुझे निकम्मा और कामचोर साबित करने पर तुले हुए थे। इरम ने कोक का लंबा सा सिप लिया था। अरे छोड़ो भी उदासियाँ, हंस लो ज़रा सा। क्या हुआ जो तस्वीर को पजीराई नहीं मिली। मेरी 2 हफ्तों की मेहनत तो जैसे किसी खाते में ही नहीं। मुझे नए सिरे से कल हुआ था। लोगों की उम्र भर की रियासत मिट्टी में मिल जाती है और तुम हो के 2 हफ्तों को रो रही हो। इतनी छोटी सी बात नहीं है जितनी तुम समझ रही हो इरम। खैर, बात तो इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी तुम समझकर हल्कान हो ही जा रही हो। बस रहने दो। मैंने फ्रूट चाट में सेब का टुकड़ा ढूंढकर मुंह में डाला। तुम्हारी पेंटिंग इतनी बुरी भी नहीं थी, बस ज़रा सी खौफनाक थी। लोग तो वैसे ही डरपोक होते हैं। इरम को भी जैसे तसल्ली देने के नित नए तरीके आते थे, या फिर वो उन्हीं पर रिसर्च करती रहती थी। कासिम अली शाह की जानशीन लगती थी। ज़रा सी खौफनाक, रहने दो भाई। बच्चे ज़रा सी खौफनाक से कहाँ डरते हैं। मेरी पेंटिंग देखते ही मुंह फाड़ कर रोने लगे और माओ के सीने में छुप गए। एक बड़े मियाँ तो लाहौल वाला को वत कहते आगे बढ़ गए। कुछ बेचारे तो बस इसी गौर व खौफ में लगे रहे कि वो 3 बौने थे, एलियन या फिर कोई और खलाई मखलूक। मैंने जलकर कहा था। आर्ट गैलरी का निगरान ज़ेर लब मुस्कुराता पास चलाया। मिस कुर्तुलैन गुलजार, क्या आप अपनी पेंटिंग वापस अपने साथ ले जाना चाहेंगी। मेरा तो उसकी मुस्कुराहट देखकर खून खौल उठा था। उसे जवाब भी इरम ने दिया था। नहीं, आप किसी एनजीओ को डोनेट कर दें। किसी एनजीओ को तो वो पेंटिंग क्या डोनेट की जाती है। अलबत्ता अगले दिन शहर भर के खम्भों पर ज़रूर टंगी आने लगी थी। एनजीओ ने ऐसी शाहकार तस्वीर लेने से साफ इनकार कर दिया था। अगले 2 हफ्तों तक मेरी वंडरलैंड एकेडमी जाते हुए मुझे एक खम्भे पर टंगी नज़र आती थी और मुंह को छुपाए वहाँ से गुजरती रही। रंग सूख गए, ब्रश उखड़ गए। एजल पर रहमान उर्फ खीकी ने अपना पहाड़ी तोतों का छोटा सा पिंजरा टांग दिया था। अखबार जहाँ में मुस्तनसर हुसैन ताडर का कॉलम ढूंढ कर पढ़ते हुए अब्बा ने मुझे मुखातिब किया था। मैं जो जाने कब से चाय का कप था मैं बैठी हुई थी, चौंक गई थी। चाय तो कप की ठंडी हो चुकी थी और ठंडी चाय तो मुझे कभी भी तो पसंद नहीं रही थी। तुमने पेंटिंग करना छोड़ दिया क्या। जी पापा। मगर क्यों। ये तो अच्छी एक्टिविटी थी। फितरत को पेंट करना बड़ी खुशी देता है। तितलियाँ, फूल, परिंदे। मैंने ठंडी चाय को ग्लास टेबल पर रखा था। बस पापा, एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनकी मसरूफियत की वजह से।
अच्छी बात है, दिल लगाकर तैयारी करो। दोपहर के वक्त कभी कभी ही मानसून हवाएं चला करती थी। मेरा दिल भी फूफो के घर आने को हमकने लगा था। फूफो लॉन में ही माली से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। मैं उनकी तरफ ही चली आई। अरे एनी, आओ आओ। मैं आगे बढ़कर उनके गले से आन लगी थी। अरे कहाँ मसरूफ़ थी, इतने दिनों से चक्कर ही नहीं लगाया तुमने। हम अंदर लाउंज की तरफ बढ़ाए थे। लाउंज में कदरे अंधेरा था, तभी मैं उसे वहाँ बैठे नहीं देख पाई थी। बस पप्पू, कुछ मसरूफियत थी इसी वजह से। हाँ, मैं 2-3 बार गई थी। तुम शायद तब एकेडमी में थी। जी हाँ, बस पेपर होने वाले हैं तो। पप्पू ने मोहब्बत से मुझे देखा था। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन की आवाज़ जाने कहाँ से आई। मैंने पलट कर देखा तो 2 सीटर सोफे पर वही लमलेट हुआ पड़ा था और आमीन की सदा भी उसकी बुलंद की हुई थी। पप्पू किचन की तरफ चली गई थी। वो उठकर बैठ गया था। कैसी हो? तुम्हें क्या, जैसी भी हूँ, मैंने तड़क कर जवाब दिया था। कुछ हफ्ते पहले की बेइज्जती अभी तक मेरे जहन में ताज़ा थी। इंग्लिश का कोर्स मुकम्मल कर लिया। मैं उठ खड़ी हुई थी। तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, समझे? इतनी रूड क्यों हो रही हो? मेरी आंखें छलकने को बेताब थी। मैं रूड हो रही हूँ? उस दिन तुमने मुझे जो इतनी बातें सुनाई थी तो वो सब क्या था? तब तुम्हें अपनी रूडनेस नज़र नहीं आई? मैं पप्पू की तरफ किचन में आ गई जब वो पीछे से चीखा था। आई एम सॉरी ना। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सॉरी। जिस दिन मैं पेपर देकर फारिग हुई उसके 2 दिनों बाद मेरी सालगिरह थी और मुझे कुरियर से सॉरी के कार्ड के साथ एक महकता हुआ लाल गुलाबों का बुके मौसूल हुआ था। सारे कमरे में लाल गुलाबों की महक बिखरी थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए बुके के साथ लगी पर्ची को खोला था। खलील अहमद की खूबसूरत सी गज़ल पर मेरी नज़रें फिसलने लगी थी। दुश्मन अव्वल की लिखाई आज भी मुतासिर कुन थी। अक्सर छुट्टियों का होमवर्क वो मुझे करके देता था और बदले में मेरी आधी पॉकेट मनी में बराबर का हिस्सेदार बन जाता था। खामोशी में शोर था, मैंने सुना कुछ भी नहीं। उसने सब कुछ दिया लेकिन कहा कुछ भी नहीं। तुझको क्या मालूम है जाने जहाँ तेरे बग़ैर मेरा जीवन कट गया और मैं जिया कुछ भी नहीं। हुक्म ये हमको मिला उसके सिवा कुछ मांगे। उठ गए दस्ते दुआ लब पे, दुआ कुछ भी नहीं। तेरी खातिर उम्र भर का जग्गा हमको कबूल। चाहतों में एक शब्द का जागना कुछ भी नहीं। प्यार से देखा मुझे अब भी मिले उससे खलील। दिल धड़क उठा मेरा लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मैंने टेरेस वाली खिड़की से नीचे फूफो के सहन की तरफ झांका था। वो आज भी कानों में वॉकमैन ठूसे टहल रहा था और उसकी नज़रें ऊपर की तरफ उठी हुई थी। मेरे दिल में शोर सा उठा था। हमारी आंखें चार हुई थी और मैंने झट से खिड़की बंद कर दी थी। लाल गुलाब बेड पर पड़े मुस्कुरा रहे थे। मुझे दुश्मन अव्वल का बचपन आज भी रोज़े अव्वल की तरह याद है। मैं नहीं भूल सकती। बचपन में वो एक खूंखार और लड़ाका बच्चा था जिसे हमेशा से ही मुझे रुलाने में बड़ा मज़ा आता था। मेरी गुड़िया का गायब करना, पोनियाँ खोल देना, होमवर्क पर हाइलाइटर फेर देना, स्कूल बैग में चिमटे कॉकरोच पकड़ कर छोड़ देना भी उसकी शरारतों में शामिल था। वो मार्केट में आई हर नई शरारत मुझ पर आजमाना अपना फ़र्ज समझता था। पप्पू के पास मैं जब भी शिकायत लेकर जाती वो मेरी हिमायत करती थी। शरीफ, एनी से सॉरी करो। मैं क्यों करूँ सॉरी? बहुत ऊंची नाक थी मौसूफ़ की। तुमने उसके बैग में कॉकरोच क्यों डाले? उसने मेरी स्याही क्यों पानी में बहाई? फूफो जिद हो जाती। कब सुधरोगे आखिर तुम दोनों? वो बहन है तुम्हारी। जी नहीं, मैं इसको बहन नहीं बनाऊंगा। मैं भी तुम्हें भाई नहीं बनाने वाली, मोटे आलू। मैं तुम जैसी मरेल छिपकली का भाई बनता भी नहीं। वो मुझे ताव दिलाता था। ज़िंदगी यूं ही बचपन से लड़कपन की तरफ आ गई। हमारे खूंखार लड़ाइयाँ और झगड़े तो नापैद हो चुके थे मगर हल्की फुल्की नोक झोंक अभी तक बाकी थी। उसे ही मुझसे टक्कर लेने की आदत थी। मुझसे लड़े बगैर तो उसे खाना भी हज़म नहीं होता था। जिस दिन मेरा बीए का रिज़ल्ट आया उसी दिन राफिया बच्चों की बात तय हुई थी और 2 हफ्तों बाद शादी की डेट रखी गई थी। आबिद भाई उनके कुलीग थे और मर्दाना वजाहत का शाहीकार थे। मैं खुदा करके बीए में पास हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं मिठाई की प्लेट तामे फूफो की तरफ आई थी और वो दरवाजे में खड़ा था, ब्लैक जीन्स पर चेक वाली शर्ट पहने। वो मेरा दिल धड़का गया था। दुश्मने जहाँ लग रहा था। हाथ में क्या है? नज़र नहीं आ रहा। प्लेट है। मैं किन्नी कतरा के निकलने को थी मगर वो रास्ते रोके खड़ा था। प्लेट में क्या है? मैंने घूर कर उसे देखा। मिठाई है। वो हंसा था।
मुझे नहीं खिलाओगी? मैंने एक पल को सोचकर प्लेट आगे की। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। हाथ से खिलाओगी तो खाऊंगा। मैं उसे परे धकेलती आगे बढ़ी थी। भाड़ में जाओ तुम। इन अल्फाज पर गौर करना ज़रा, बाद में पछताओगी। मैं पछताने वालों में से हरगिज़ नहीं हूँ, समझे मिस्टर हसन। राफिया बज्जो के मेहंदी वाले दिन वो मुझसे गैलरी में आन टकराया था। जर्द अनारकली फ़्रॉक में मलबूस में उसे देखकर रुक गई थी। शरीफ एहसन के मुझ पर पड़ने वाली वो आम नज़रें हरगिज़ भी नहीं थी, वो तो वालहाना नज़रें थी, प्यार भरी। हाय जालिम, ये तुम हो? उसने सीधा अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। कितने छिछोरे लग रहे हो ऐसे कहते हुए। अनारकली लग रही हो कसम से। मेहंदी का थाल मैंने बमुश्किल संभाल रखा था। मगर तुम सलीम नहीं हो। बन तो सकता हूँ। वो संजीदा लगा था मुझे। ऐसी संजीदगी मैंने पहले उसके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। मैं उसके सामने खड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे की मजबूती को काबू में रखा था। मैं वही कुर्तुल ऐन गुलजार हूँ, निकम्मी और कामचोर, जो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, जिसे अच्छा खाना पकाना भी नहीं आता, सिलाई कढ़ाई भी नहीं आती। मेरे बारे में अब तुम्हारे ख्यालात क्यों बदल गए? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को टूटने से बचाया था। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा खाना पकाना भी जानता हूँ। बाकी सिलाई कढ़ाई प्लीज़ तुम सीख लेना, बाकी हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। रही बात ख्यालात बदलने की, तो ये दिल के मामलात हैं, कभी भी कैसे भी वारदात हो सकती है। बहुत कर लिए लड़ाई झगड़े, अब बाकी उम्र सुकून से गुजारेंगे। क्या ख्याल है? गेंदे की महक हवास पर छा रही थी। मेरे लिए खड़े रहना मुश्किल हो गया था। दिल अलग घड़ियाल बना शोर कर रहा था। विल यू मैरी मी? वो पूछ रहा था। मैंने एक नज़र उस दुश्मन जहाँ को देखा और संजीदगी से जवाब देती मेहंदी वाला ताल संभालती बाहर भागी थी। दादी से पूछ कर बताऊँगी। शरीफ एहसन ने यकीनन पीछे अपने बाल नोच डाले होंगे। मैं घूंघट निकाले बैठी हूँ। मेरे दाएं बाएं दादी और अम्मी बैठी हैं और दोनों ही रफ़त फूफो पर खफा हो रही थी। आखिर रफ़त को इतनी जल्दी क्या थी भला? तौबा है। चलो अच्छा है, अब सास बहू दोनों एक साथ लगी रहेंगी। दादी ने सिसकारी भरी। हाय यानी, तू तो मेरे आंगन की बुलबुल थी, तुझसे ही तो घर भर में रौनक थी। मैं यानी निकम्मी, काहिल, अब घर भर की गुलजार विला की बुलबुल हो गई थी। या हैरत! अम्मी बार बार मेरे हाथ थाम रही थी। एनो, जो भी हम कहते थे तुम्हारे भले को ही कहते थे। माएँ दादियाँ ही ऐसी नसीहतें करती अच्छी लगती हैं। दिल पर ना लेना। मैंने तो अब तक दिल पर ना लिया था, अब कैसे ले लेती? अब्बा ने भीगी आंखों से मेरी पेशानी चूमी थी। चाय और ऑमलेट ही बनाती हो, मगर बनाती मज़ेदार हो। आरजू ने पेंटिंग्स का ढेर मुझे गिफ्ट किया है। शुक्र है कि उनमें से कोई भी वंडर हैंड जैसी नहीं है। राफिया बज्जो हंसी थी। एनी, आज मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारा बीपी चेक करूं। आज तो यकीनन नॉर्मल होगा। रहमान उर्फ खिखी ने एजल पर टंगा पहाड़ी तोतू वाला पिंजरा मुझे दान कर दिया है। इस सब का यही मतलब होता है कि मैं गुलजार विला के हर फर्द की ज़िंदगी में किसी न किसी हद तक ज़रूर अहम हूँ। मेरे करीब ही से किसी के मायने खेज़ खांसी की मसनूई आवाज़ आई है। यकीनन ये दुश्मन अव्वल, अब दुश्मन जहाँ के अलावा कौन हो सकता है भला? मर्दाना कलोन की खुशबू मेरी शुरू से ही फेवरेट रही है। कुर्तुल ऐन गुलजार, आप एक अच्छी राइटर नहीं हैं, अच्छी पेंटर भी नहीं हैं और अच्छी कुक भी नहीं है। तो सवाल अधूरा छोड़कर वो पूरा जवाब चाहता था। मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ, मगर मैं एक अच्छी बीवी ज़रूर साबित हो सकती हूँ। मैंने अपना हील वाला जूता उसके बूट पर मारकर उसकी बोलती बंद कर दी थी। आह जालिम बीवी, मैं खिलखिला कर हंसी। बचपन के सारे हिसाब किताब अब मैं बराबर करने वाली थी। ज़िंदगी कड़वी मीठी खट्टी नमकीन सब कुछ होती है, और अगर ये सब ना हो तो वो ज़िंदगी भी नहीं होती ना। सवाल मेरा है और जवाब आप सबका। क्या कहते हैं आप? तो नावल होता है यहाँ एंड, वो भी एक सवाल के साथ। तो सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। और मंशा मोहसिन अली का नावल शामा पै गईयाँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। नावल ये भी ठीक है, अच्छा है। सादा सी कहानी थी, सिंपल सी कहानी थी, थोड़ी कॉमेडी भी थी। और लेकिन मुझे शामा पै गईयाँ ज़्यादा पसंद आया। वहाँ मुझे उनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। खैर, हम मिलेंगे कल किसी और नावल के साथ। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नावल कैसा लगा। ओके, टाटा बाय।